साल 2012 की मनमोहन सरकार, उस पर लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप, देश की जनता में करप्शन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और अन्ना का आंदोलन, दिल्ली की सड़कों पर लोगों का हुजूम और उस भीड़ का नेतृत्व करते हुए कुछ चेहरे, उस समय भी चर्चा में और आज भी चर्चा में, मुद्दा वही भ्रष्टाचार। सवाल यह, क्या तब ठीक थे ये, क्या आज सही है ये? क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर इनका जन्म हुआ, आज उन्हीं पर करप्शन का आरोप है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, यानी आपकी। आप देख रहे हैं द पिलर। मैं राजवीर सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं कानूनी पहलू के लिए वकील साहब और बीजेपी की तरफ से विजेंद्र शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पार्टी करप्शन के खिलाफ तैयार हुई। लिखते थे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं या अन्य पार्टियों के नेता हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बाद में कुछ से माफ़ी मांगी इन्होंने, लेकिन आज उन्हीं के साथ कंधे से कंधा लेकर खड़े हैं और करप्शन के आरोप में जेल में है। नंबर 1 सत्येंद्र जैन, पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी। क्या कहेंगे इस पहलू में आप? सबसे पहले आप बताइए विजेंद्र सिंह। सर, जैसी करनी वैसी भरनी। जो भ्रष्टाचार करेगा कानून अपना काम करेगा और कानून के तहत ये काम हो रहा है। और इसमें ये आप जानते हो, आपने लिखा ही है और बताया भी है कि ये लोग आए थे कि हमें दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक की उसमें सारी। तो अभी तो ये कानून अपनी जो है काम कर रहा है और चैन दर चैन चल रही है। आपको भी पता है, पहले सत्येंद्र जैन जी, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया जी और अब संजय सिंह जी का भी नाम आ गया है। आगे पता नहीं कितने नाम और आते हैं, ये तो आप देखते रहिए। और आगे तो बड़े बड़े जो है का इसमें नाम आएगा और आगे कानून अपनी पूरी पारदर्शी से काम कर रहा है इसमें जी। और कानून वकील साहब से पूछेंगे कानूनी पहलू क्या है वकील साहब? राजनीतिक पहलू से अलग अगर हम कानूनी पहलू की बात करें तो मेरे हिसाब से एक ऐसा केस है कि जिसमें एक पूरी पॉलिसी, एक गवर्नमेंट के जो पदाधिकारी लोग हैं उन्होंने एक पूरी पॉलिसी मिल बैठ करके बनाई कि हम किस तरीके से एक एक्साइज पॉलिसी को हम वहाँ से पैसा कैसे उगा सकें। तो अगर जो जो लोग इस पूरे कार्यक्रम में लगे रहे, वो अगर इसमें उन्होंने गलत इंटेंशन से काम किया कि ताकि वो पैसा उगा सकें जनता से, तो वो उनका एक्यूज्ड बनना सही है ये इसमें, इस हिसाब से। तो उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई, बाकी कानून अपना काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, एविडेंसेस इकट्ठा हो रहे हैं। ये ऐसा केस नहीं है कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है। अगर कोई एविडेंस नहीं होता तो आज तक उनको बेल मिल चुकी होती। एविडेंस है इस केस में और जैसा कि अभी अरेस्ट के बाद एक अरेस्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों का अरेस्ट हो रहा है। और मेरा मानना है कि कानून इसी हिसाब से काम करता है, तो ये इस केस में कोई अलग काम नहीं करेगा, जैसा काम करता है वैसा ही काम करेगा। कानून के पहले पहलू की बात की आपने, किंतु बात आती है कुछ ऐसे चेहरे थे जिन पर बीजेपी यानी एनडीए की तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि ये भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। कुछ सिंचाई घोटाले में महाराष्ट्र के कोई मंत्री थे, इस तरह के बहुत सारे थे, किंतु वो आज सत्ता पक्ष की मलाई खा रहे हैं। वो मतलब ऐसे कानून कहाँ चले जाते हैं, उनके पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये इस पर मैंने इसीलिए बोला कि मैं राजनीतिक पहलू पर शायद बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। कानूनी पहलू इसका ये है कि जब कहीं किसी भी कोई भी क्रिमिनल केस स्टार्ट तब होता है जब किसी के खिलाफ कोई भी एक एफआईआर हो या कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो किसी भी वजह से, तो शायद उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं है। बीच टोक देता हूँ आपको मैं। ईडी के लेटर जा चुके हैं उनके पास, लेटर रुके हुए हैं उसके बाद। हाँ, वो संभवतः ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी पर्टिकुलर पहलू पर रुका हुआ हो, उसके बारे में मुझे फैक्चुअल जानकारी नहीं है। लेकिन मैं अगर ये कहूँगा कि अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे सैंक्शन होता है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसको बिना सैंक्शन के आप जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो शायद सैंक्शन की वजह से रुका हो, उसकी फैक्चुअल जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है तो ऐसा मेरा मानना है कि नहीं होना चाहिए और सबके खिलाफ कानून का कानून सही से काम करना चाहिए। इसमें किसी को पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए। ये कानून पहलू बिल्कुल सही है, हम सहमत हैं। लेकिन बात आती है सरकारों की या पार्टियों की। जो पार्टी कहती है, आज चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, जैसे पत्रकारों को भी जेल में डाला इन्होंने, सब कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष में ज्वाइन कर लेता है वो जेल नहीं जाता, सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलता है। संजय सिंह को बताते हैं कि पीएम मोदी के मित्र कहते हैं वो, तो अडानी को बोलने की सजा मिली है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। अडानी को आपके सामने है, सारा देश जानता है।
आज की डेट में नहीं, जो आरोप लगाए हैं उन्होंने। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप तो प्रूफ कोर्ट में करना पड़ता है ना। आरोप तो इन पे भी लगाया है, ये भी फाइट कर रहे हैं, पर वहाँ पे अगर कोई तथ्य नहीं है तो इनको बेल क्यों नहीं मिल रही है सर? वो तो कोर्ट देख रहा है ना। अगर कोर्ट में अगर कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है तो सबूत वाली बात नहीं, उन्होंने कहा इतनी आपने छानबीन कर ली, 1 रुपये नहीं मिले करप्शन के, 1 रुपया कहीं मिला आज तक नहीं मिला। सबके लैपटॉप ले गए, मोबाइल ले गए, और वो जितनी भी डिजिटल इनके डॉक्यूमेंट थे सारे ले गए। तो अडानी के यहाँ भी जो आपने पता होगा, अच्छी तरह पता होगी आपको, जो वो रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो संजय सिंह ने ताबड़तोड़ मतलब उसके ऊपर कमेंट किए और पार्लियामेंट में बोले, पार्लियामेंट में बाहर निकाल दिया उनको, और उसके बाद फिर उनको लेना पड़ा। आज भी उसी पे बोल रहे हैं वो सर, तो उनको सजा मिल गई इस बात की। सर उसमें तो जो अडानी की रिपोर्ट आई उसमें तो देश को, हमारे देश को विचलित करने के लिए रिपोर्ट थी। हिंडनबर्ग की शायद वो रिपोर्ट रही है, आपने देखा ही होगा, और उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं। आज अडानी देखो कहाँ पे खड़ा है, वो वहीं के वहीं वापस खड़ा है। नहीं, बात ये कहते हैं विरोध वाले, खासतौर पर मतलब इंडिया वाले या विपक्ष वाले कहते हैं कि ईडी अडानी क्या क्यों नहीं जाती, अजित पवार क्या क्यों नहीं जाती, या अन्य जिन पर आरोप लगे उनके पास क्यों नहीं जाती। जिस सब जगह जाती है ईडी, तो पूरे देश में अपना काम कर ही रही है, ये किसी के दबाव में नहीं कर रही है। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद कुछ बयान दिया है, वकील साहब अच्छी तरह से बताएंगे कि ईडी को इस तरह काम करना चाहिए जिससे कि ये न लगे एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात से सहमत हूँ कि कभी भी कोई भी एजेंसी जो कि देश के लिए काम कर रही हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में या फेवर में काम नहीं करना चाहिए। रही बात ये कि ईडी सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ काम कर रही है, तो मैं आपको एक रिसेंट अपडेट दे दूं कि अभी एक दुबई में किसी एक सौरभ करके नाम है, उन्होंने 200 करोड़ रुपए के आसपास अपने शादी में खर्च किया, तो ईडी उनको भी अरेस्ट करी। ऐसा नहीं, ईडी के स्कैनर में जो आ रहा है उसको अरेस्ट किया जा रहा है। बीच में टोकता हूं मैं आपको, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, शायद 2014 से लेकर आज तक जितनी ईडी ने छापेमारी की है 3000 कुछ प्लस में छापेमारी की है, और 95% विरोधी लोगों पर छापे पड़े हैं, मात्र 5% लोग हैं जो सत्ता पक्ष के हैं। इतना अंतर कैसे हो गया? हाँ, ये इस जो आप बात कर रहे हैं, ये एक रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी थी कि ऐसा है कि ये जो विरोधी तो मैं नहीं कहूँगा, 95% पॉलिटिकल लोगों पे पड़ी है, और संभवतः है वो ऐसा है कि वो सारे विपक्ष, हाँ विपक्ष के लोग हैं, बट 95% वो पॉलिटिकल लोग थे। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई अपना काम कर रही है, तो उसके स्कैनर में जो बातें सामने आ रही हैं, आप अगर किसी को लगता है कि नहीं वो नहीं पकड़ा जा रहा है, वो ईडी में है, तो उसको कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर उस पर ईडी काम नहीं करती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो सिर्फ उसी पे काम कर रही है। ईडी आपका भी काम है, अगर आप जागरूक इंसान हैं, आप जागरूक नागरिक हैं, और आपको पता है कि नहीं ये आदमी है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप उसकी कंप्लेन करिए और ईडी उसके खिलाफ जांच करेगी। अगर जांच नहीं करती है तो ऑफकोर्स आप कोर्ट जा सकते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से एक तरफा नहीं तय करना चाहिए। नहीं, बात आती है कि अभी आपको अच्छी तरह पता होगी कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का भतीजा ईडी के सम्मन आए हैं, और झारखंड के सीएम को भी बार बार सम्मन भेजे जा रहे हैं। तो क्या ये विपक्षियों पर ही क्यों मतलब छापेमारी हो रही है? 95% का रिकॉर्ड अभी वकील साहब ने बताया कि विपक्ष के लोगों पे है, सत्ता पक्ष के लोगों पे कहाँ मतलब इस तरह की कार्रवाई बचा जाता है। मैं नहीं कह रहा, ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। सर कल की न्यूज़ देखी होगी आपने, कल की न्यूज़ है कि इसमें रणधीर कपूर तक को भी ईडी का संबंध गया है। तो रणधीर कपूर का तो कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। बहुत चीजें आप दूसरे घुमा रहे हैं बात। तो 200 करोड़, जैसे सर ने बात की है कि 200 करोड़ का, अभी 200 करोड़ में शादी हुई है, तो जितने भी फिल्म एक्टर थे जिन्होंने भी सब में वहाँ पार्टिसिपेट किया है, अच्छी बात है, उन सबको सर ईडी के संबंध हुए ईडी के, बहुत अच्छी बात है। ईडी की नजर तो सब पे है सर। नहीं, बात ये आती है 95% नहीं, बात सुन, दूसरा मतलब जो इंडिया जो विपक्ष है वो कहता है, बार बार कहता है वो कि तोड़ने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए, सत्ता में हार रहे 24 में शायद हार जाएंगे, ये उनका कहना है विपक्ष का। आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने साफ कहा है कि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी हार रही 2024 में, उसको अभी से खुन्नस निकाल रही है कि इस तरह की कमजोर कर दो इनको, जेल में डाल दो इनको, जिससे कि मतलब 2024 में कोई इनके टक्कर में रह ही न जाए। मोदी जी के टक्कर में तो आपको पता है कोई है ही नहीं। विपक्ष का काम है चिल्लाना, उसको तो हर चीज़ में चिल्लाना है, चाहे एनआरसी हो चाहे कुछ भी हो, तुरंत उनका विपक्ष के खिलाफ ही जाना है। जरा सा उन पे हमला जो है सिर्फ मोदी जी ने किया है, कुछ भी हो जाए जी मोदी जी ने किया है, ईडी मोदी जी की है, सीबीआई मोदी जी का है, तो जो जज बैठे हैं कोर्ट में वो भी मोदी जी के क्या, जज लीगली तो देख रहे हैं ना उस चीज़ को
अगर जैसा आप देख रहे हैं और सही दिशा में डायरेक्शन नहीं, दे रहे हैं वो तो वकील उनको साहब जमानत बताएंगे। मिल जानी चाहिए वहां से। उस विषय पे वकील साहब बताएंगे। पहले मैं ये बता दूं आपको, ये आप बात करते हैं कि मतलब हर चीज मोदी जी की नहीं है, तो जब मतलब प्रवेश क्या नाम है किसी को नौकरी देने की बात आती है, नौकरी देने की इतने इतने हजार नियुक्ति पत्र मोदी जी ने दिए। वंदे भारत की वो लॉन्चिंग होती है, वंदे भारत लॉन्च की जाती नहीं तो हम मोदी जी झंडी दिखाते हैं। तो ऐसे कौन सी योजना है, कौन सी स्कीम है जो मोदी झंडी नहीं दिखाते? हर झंडी मोदी जी दिखाते हैं। तो विपक्ष का ये कहना है कि जब ये जिम्मेदारी मोदी जी की है कि अच्छे क्रेडिट लें, तो जो गलत काम हो रहा है उसका भी तो उनको आलोचना झेलनी चाहिए। नहीं, आज की डेट में आपने देखा होगा कि मोदी जी ने देश के लिए 9 साल में क्या किया, ये आप लोग स्वयं जानते हो और हर आदमी जानता है। देश की स्थिति बिल्कुल अभी सही दिशा में चल रही है। मोदी जी का ये काम नहीं है कि इस पार्टी को बर्बाद करके मोदी जी सुकून की ज़िंदगी जिए या उन्हीं को इस पार्टी में रहना है, सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा मोदी जी का कोई रोल नहीं है। ये उनका डायरेक्शन है, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ ये मोदी जी करा रहे, पर कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनका भी लीगल तो वो देखते हैं ना सर। वकील साहब बात करते हैं, वकील साहब इस तरह सारे विपक्ष के लोग जेल में चले जाएंगे तो चुनाव का क्या महत्व रह जाएगा फिर? मैं पिछले प्रश्न आपसे आपके इस उत्तर का जवाब प्रश्न का जवाब दूंगा। एक कानून का प्रिंसिपल है जिसमें यह कहा जाता है कि देयर इज़ नो इक्वलिटी ऑफ इलीगलिटीज। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो वो भी गलत कर रहा है, आपने उसको क्वेश्चन नहीं किया और मेरे को भी क्यों क्वेश्चन किया, तो ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ईडी मान लेते हैं कि ये डेटा सही है और ऐसा ही है, अगर ईडी सिर्फ विपक्ष के लोगों पे ही काम कर रही है तो उनका बचाव ये नहीं है कि नहीं मैंने गलत नहीं किया, उनका बचाव ये है कि वो भी तो गलत कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं कर रहे। तो अगर आपके पास ऐसा डेटा अवेलेबल है कि सामने पार्टी वाला कोई आदमी गलत कर रहा है तो आप कोर्ट जाइए। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है अपने देश में, एक फोरम है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप अपने हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। वहाँ पर जा करके आप ये बोल दिए कि देखिए साहब ये देखो ये एविडेंसेज हैं और ईडी इनके खिलाफ एक्शन नहीं ली, और एक्शन ना ले तो आप उसके बाद तब आप बोलिए कि गड़बड़ है। ठीक है, तो आपके पास सिंपली ये कहना कि नहीं आपके चूंकि आपके खिलाफ एक्शन हो रहा है तो मेरे खिलाफ एक्शन क्यों हो रहा है, ये आपके पास ये आधार नहीं है, ये कानूनन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और दूसरा प्रश्न आप एक बार रिपीट करें, मैं थोड़ा सा लालू फैमिली हो या झारखंड के सीएम की फैमिली हो या अन्य जो विपक्ष के नेता हैं, उस सबको बताया जा रहा है कि सब ईडी के सम्मान आ रहे हैं या अलग अलग से जेल में डालने की बात चल रही है। ये कहा जाए विपक्ष के द्वारा, विपक्ष का प्रश्न है ये, तो विपक्ष रहेगा नहीं तो चुनाव का क्या महत्व रह जाएगा? नहीं, मेरा मानना ये है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों लीगल तरीके से रहे, उसमें रहने ना रहने का प्रश्न नहीं है। अगर आप ये कहें कि नहीं विपक्ष रहना ही चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन चोरी करके विपक्ष रहे और हवाला का पैसा लेकर के विपक्ष रहे तो वो भी एक ठीक स्थिति नहीं होगी। और मैं पक्ष के बारे में भी बोलूँगा कि अगर पक्ष में भी कुछ गड़बड़ी है और आपको जानकारी है ये कि नहीं पक्ष में गड़बड़ी है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और तब एक्शन ना हो तब आप बोलने का हक है कि नहीं कहीं कुछ एक्शन नहीं हो रहा है और जो भी आपके एलिगेशन है तब मैं मानने के लिए तैयार, अन्यथा नहीं। हम इसका स्वागत करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे निर्णय दिए हैं, ज़्यादातर निर्णय अच्छे दिए हैं। कि समस्या ये आती है कि मान लो कोई भी संजय सिंह हो या जैन हो या सिसोदिया हो, 2 साल 3 साल बाद निर्दोष साबित होते हैं। ये विपक्ष का कहना है, 3 साल बाद 4 साल बाद निर्दोष साबित होते हैं या चुनाव बाद निर्दोष साबित होते हैं। तो ये 3 साल की जो अवैध सजा मिली एक तरह से, उसका जिम्मेदार कौन है, इनसे पूछना चाहूँगा जी। सर इसका जिम्मेदार तो कोर्ट ही बताएगा कि उसने किस आधार पे उनको सजा दी है। और नहीं निर्दोष साबित होते हैं तो निर्दोष तो देखो सर वो तो कोर्ट के अगेंस्ट में, कोर्ट किसको निर्दोष करे किसको दोष साबित करे ये तो न्यायालय का काम है सर। ठीक है जी, इससे पहले आते हैं, हम आपको पता होगी गुजरात में एक लड़का था, नया लड़का, नौजवान लड़का जो मतलब तहलका मचा दिया था उसने गुजरात में, वो युवा चेहरा था हार्दिक पटेल। हाँ जी, जब तक वो विपक्ष में था 100 केस थे और मतलब सत्ता पर ज्वाइन करने के बाद में ये कहना है मतलब विपक्ष का सारे दोष मुक्त हो गया। अभी तो सर 9 साल से यही लगता है कि सिर्फ जो सारे छापे सीबीआई ईडी सबके मार हो रहे हैं तो वो सिर्फ सारा काम जो है मोदी जी ही करा रहे हैं। इससे पहले तो कभी हुए नहीं, इससे पहले कभी छापे नहीं पड़े। पर यह है कि अब देश सही ट्रैक में जा रहे हैं तो छापे भी पड़ेंगे और जो गलत करेगा भाई उसके लिए भी छापे पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। बाकी मोदी जी उठा के अपने आप थोड़ी बंद कर देते हैं, वो लीगली जाते हैं, कोर्ट में होता है, कोर्ट में बात रखी जाती है, कोर्ट उसको देखता है, लीगली होती है तो ठीक है, अगर कोई होता है तो उसे बरी करता है कोर्ट, चाहे मैं हूँ आप हो कोई भी। ठीक है, आप मतलब बचना चाह रहे हैं, मैं वकील साहब से चर्चा करूंगा लास्ट में। इस तरह की समस्या आती है, मान लो 4 साल बाद तीनों चारों में से और कोई भी निर्दोष साबित होता है तो 4 साल जो उन्हें कष्ट मिला उसके लिए क्या मतलब कौन जिम्मेदार होगा? देखिए मेरा मानना ये है और जो कि सबको मानना भी ये चाहिए कि एक देश एक सिस्टम से चलता है, अपना उसका संविधान है, उसके बाकी कानूनी पहलू हैं। मैं नहीं कहूँगा कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग
संविधान हो, अलग विधान हो। जैसे अगर कोई किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर केस पड़ता है, कोई सिंपल एफआईआर होता है, तो प्रोसीजर ये है, एक इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उस आईओ को लगता है कि नहीं इसको अरेस्ट करना चाहिए, तो अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट आपके पास फ्री है, आप कोर्ट जाइए। अगर आप इतने ही क्लियर हैं तो क्वेश्चन एक शब्द होता है, आप एफआईआर क्वेश्चन करवा सकते हैं, आपका पूरा एफआईआर खत्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं गड़बड़, आप बेल ले सकते हैं। लेकिन कोर्ट एक इंडिपेंडेंट है कि जहां पे आप अपनी बात जाकर के कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये वैसा केस मुझे नहीं लगता कि वैसा केस है कि जिसमें ये दिखे कि नहीं केस ही नहीं है। ये वैसा केस नहीं है। अगर ऐसा केस होता तो मुझे न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है कि शायद इनका केस खत्म हो गया होता, क्वेश कर दिया गया होता। तो ये कहना इस स्टेज पे कि नहीं 4 साल बाद ऐसा होगा, ऐसे बहुत सारे केस हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से बरी होते हैं बहुत सारे लोग, नीचे वो 10 साल 12 साल जेल काट चुके होते हैं। तो सिर्फ इनके बारे में ये कहना कि नहीं ये ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये ठीक नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है, सभी सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, सभी सिटीजन्स के लिए। तो आप इसके लिए अलग ना ड्रॉ करें कोई पैटर्न। संविधान और न्यायालय में सभी को बहुत भरोसा है और ये सबकी विश्वास है। हमारा संविधान और हमारा कोर्ट है या हमारा न्याय प्रक्रिया है, इसी से बहुत सारे लोगों को न्याय मिला है और आशा भी है। अभी देखा होगा आपने, अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको हम, जो पत्रकारों को अरेस्ट किया है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, स्पेशली गुहार लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक लाइन को कोट करते हुए उन्होंने एक शब्द बोला था कि मीटिंग में, उसी को कोट करते हुए गुहार लगाई है कि हमें निर्दोष हैं और इस तरह की कार्रवाई से बचा जाए। किंतु बात प्रश्न ये उठता है, अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो का हम अगर समरी बात करें तो बात यह है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, आपने देखा होगा जितने भी ऑटो थे उन पर लिखा हुआ था शीला दीक्षित भ्रष्ट, केजरीवाल ईमानदार, शीला दीक्षित भ्रष्ट, वो केजरीवाल ईमानदार, इतने दिल्ली को पाट दिया था। और बार बार ये कहा गया था कि ईमानदार पार्टी, पढ़े लिखों की पार्टी, समझदारों की पार्टी और व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, जो राजनीति को बदलने आए हैं। और बड़ी बड़ी वीडियो बनाई थी, पत्रकारों के साथ बैठ करके काट पीट करके अच्छी अच्छी वीडियो निकाली थी। आज वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त हैं। इसके लिए आप क्या कमेंट करेंगे? जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जा रही है, आपके क्या कमेंट है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और बने रहें द पिलर के साथ। मैं राजीव सोलंकी, जय हिंद, जय भारत।